आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर पे बात करने जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे डॉक्टर और यूट्यूबर स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन पर बात कर रहे हैं। लेकिन 40 साल की उम्र के बाद ऐसा हो क्या जाता है कि ज़्यादातर आदमी इमोशनलेस हो जाते हैं। वो उदास रहना शुरू कर देते हैं, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करते। कई सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनको पैसे की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो दुखी सा रहना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और मेडिसिन भी लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर ये चक्कर क्या है? आज आपको साइंटिफिक वे में बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। 40 के बाद कुछ लोगों में एक बोरियत सी आने के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। 40 साल की आयु के बाद आदमियों की बॉडी में सिग्निफिकेंटली फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। हर साल आदमियों का 1 से 2% एक हार्मोन होता है जिसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं, वो कम होना शुरू हो जाता है। इसको एंड्रोपोज भी कहते हैं। एंड्रोपोज को मेल मेनोपोज भी कहा जाता है, जो कि एक नेचुरल फिनोमेना है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। फीमेल मेनोपोज तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आज आपको बताएंगे कि मेंस मेनोपोज क्या होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो जाने से आदमियों में थकान, रिड्यूस लिबिडो, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से आदमियों का वेट बढ़ना शुरू हो जाता है और साथ में ही मसल लॉस होना भी शुरू हो जाता है। 40 वर्ष की आयु के बाद सार्कोपेनिया भी शुरू हो जाता है, जिसको एज रिलेटेड मसल लॉस भी कहते हैं। इससे क्या होता है कि बोन मिनरल डेंसिटी और मसल मास दोनों ही कम होने लगते हैं। इसके साथ ही कार्डियोवैस्कुलर एफिशिएंसी, जिसको हम चलने फिरने या दौड़ने की ताकत बोलते हैं, वो भी कम होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो एज रिलेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी संख्या बॉडी में बढ़ जाती है, जो आपकी स्किन को अफेक्ट करना शुरू कर देती है और स्किन पतली और लेस इलास्टिक हो जाती है। इसके बाद जो चेंजेस आते हैं उनको बोलते हैं कॉग्निटिव एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस। इसमें क्या होता है कि मेंटल एनर्जी, कंसंट्रेशन, शॉर्ट टर्म मेमोरी इशू, मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस कम हो जाते हैं। लेकिन इन सब से दुखी रहने का तो कोई संबंध लग नहीं रहा। ये तो उम्र के साथ होना ही है और सबके साथ होता है, पर सब तो दुखी नहीं है। तो फिर दुखी रहने का कारण क्या है? अब चलते हैं मेन मुद्दे पर। सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश की एक टर्म है जिसको बोलते हैं कैरियर स्टॉल। कैरियर स्टॉल आपके प्रोफेशनल कैरियर में एक ऐसी स्टेज है जहां पर लोगों को महसूस होना शुरू हो जाता है कि अब ग्रोथ, एडवांसमेंट, सैलरी इंक्रीज, बिजनेस में ग्रोथ और स्किल डेवलपमेंट उसके लिए खत्म हो गई है। उसको अपने बीते हुए समय का रिग्रेट सताने लगता है। उसको लगता है कि उसने अपने पास्ट में बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है और वो एक जिंदगी का फेलियर है। आदमी अपने आप को दूसरों से नीचा समझना शुरू कर देता है और उसको लगता है कि वो एक बोरिंग, ना बदलने वाली रूटीन में फंस गया है, जिसमें उसको एक बैल की तरह काम करना पड़ेगा। वो फैमिली को चलाएगा। उसको लगता है कि कुछ भी चेंज करने से वो इस लाइफ साइकिल से नहीं निकल सकता। वो एक फियरफुल बट कंफर्टेबल जोन में काम करता रहता है। ज़्यादातर जॉब वाले लोग जो होते हैं वो इसी सिचुएशन में ही रहते हैं। वो सोचते रहते हैं लेकिन चेंज नहीं कर पाते, जिससे वो एंजाइटी, डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। वो हमेशा डरते रहते हैं कि चेंज करने से कहीं इससे भी बदतर कंडीशन में ना चला जाऊं, जिसको हम फियरफुल कंफर्टेबल जोन कहते हैं, जिसमें उनको डर भी लगता है लेकिन वो एक सैलरी पर कंफर्टेबल होकर के काम करते रहते हैं। जैसे बहुत लोग जॉब नहीं छोड़ते, उनकी काम पर बहुत इंसल्ट होती है, लेकिन वो परेशान और डरे मन से काम करते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम से भी इफेक्ट हो जाते हैं। इस सिंड्रोम में आदमियों को अकेलापन महसूस होना शुरू हो जाता है। कई बार वो अपनी ज़िंदगी में कोई पुराना इंसिडेंट हुआ होता है तो उसको कारण बना के वो दुख में रहना शुरू कर देता है। उसको अपनी लाइफ में कोई पर्पस ही नहीं नज़र आता।
कई बार क्या होता है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो घर से मूव हो जाते हैं, फिर अपने पेरेंट्स की तरफ उनका ध्यान कम हो जाता है, जिससे पेरेंट्स को अपनी वैल्यू कम लगने लगती है। तो फिर वो अकेलापन महसूस करना शुरू कर देते हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई रस रहता नहीं है, उनको लगता है कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो ज़िंदगी में अकेला अकेला रहना शुरू कर देते हैं, बोलना कम शुरू कर देते हैं और चिड़चिड़ापन उनकी लाइफ में आ जाता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं एक और बहुत बड़ा कारण है जिसको अराइवल फॉलेसी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि बचपन और जवानी में आदमी के मन में एक झूठी धारणा बनी रहती है कि कोई उद्देश्य को वो हासिल करने के बाद हमेशा के लिए वो खुश हो जाएगा। आमतौर पे लोगों को लगता है कि किसी भी बड़ी जॉब को मिल जाने से, कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाने से, जहाँ किसी बिजनेस में बहुत ज़्यादा मुनाफा हो जाने से आदमियों के पास इतना पैसा आ जाएगा, वो सदा के लिए खुश हो जाएंगे, उनके पास दुखी रहने का कोई कारण नहीं होगा और वो उसी चक्कर में सारी उम्र लगे रहते हैं। और बाद में जब उनको उद्देश्य मिल जाता है और लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तो उसके बाद उनको अपनी ज़िंदगी का कोई उद्देश्य दिखता ही नहीं है। तो वो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सैडनेस में चले जाते हैं। उनके पास धन की कोई कमी नहीं रहती, लेकिन उनके पास खालीपन और बोरियत, उदास रहने का कारण बन जाता है। कई बार लोग अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के समय की गई मेहनत को याद करते हैं और उनको लगता है कि जिस उद्देश्य को पाने के लिए वो सारी उम्र मेहनत करते रहे हैं, अभी उस उद्देश्य की उनकी ज़िंदगी में कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। इसीलिए बहुत सारे धनवान व्यक्ति भी उदास रहना शुरू कर देते हैं। उनके पास पैसा तो आ रहा होता है, बिजनेस भी चल रहा होता है, पर लाइफ में कोई उद्देश्य ना होने के कारण उनको एक खालीपन और उदासी महसूस होने लगती है। शोहरत किसी काम की नहीं लगती और सेंस ऑफ एम्प्टीनेस फील करना शुरू कर देते हैं। ऊपर हाई लेवल कैरियर अचीवमेंट करने वाले लोग, उनको अपनी लाइफ में पर्सनल लाइफ से कई बार सेक्रीफाई करना पड़ता है। जैसे बॉडी बिल्डर्स और एक्टर अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखते हैं, वो पार्टीज नहीं करते, वो कुछ भी अटपटा नहीं खाते, एक्सरसाइज करते हैं, शरीर को फिट रखते हैं और रिटायरमेंट के बाद में उनको वो सब करना जो है वो एक बोरियत लगना शुरू हो जाता है। उनको लगता है कि अभी ये सब करना किसी काम का नहीं है, क्योंकि उनके पास इस सब करने को कोई भी गोल्स और उद्देश्य बचा नहीं रहता। कुछ लोगों की प्रकृति तो ऐसी होती है कि वो हाईली अचीवर्स भी होते हैं, लेकिन वो अपनी सफलता को मनाते ही नहीं हैं। उनको लगता ही नहीं है कि वो अभी सफल हो चुके हैं, वो रुकते नहीं हैं, वो चलते ही रहते हैं, आगे बढ़ते ही रहते हैं, इसी उम्मीद में काम करते रहते हैं कि उनकी काम करने की और आगे बढ़ने की प्रकृति ही है। और वही प्रकृति उनकी एक प्रॉब्लम बन जाती है, जिससे वो किसी भी पर्सनल लाइफ को एंजॉय नहीं करते, पार्टीज में नहीं जाते और डिप्रेस हो जाते हैं और दुखी रहने लगते हैं। कुछ लोग तो 60 साल की उम्र वाले KFC वाले की एग्जाम्पल देख कर के भी काम में लगे रहते हैं, लेकिन जब उनका समय निकल जाता है तो वो अपने बीते हुए समय को एंजॉय नहीं कर पाते, तो इसलिए वो फिर उदास रहना शुरू हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो घर से काम और काम से घर ही उनका लाइफ साइकिल बन जाता है। वो घर आके भी बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, बोलते कम हैं, चिड़चिड़ापन उनके व्यवहार का एक पार्ट बन जाता है। हर चीज़ में उनको नेगेटिविटी दिखती है। अगर कोई उनको आगे बढ़ने की कोई सलाह देता है तो वो उसको नेगेटिव में ही लेते हैं। उनको लगता है कि अभी तो उम्र जो है वो बीत गई है और अभी किसी भी काम को करने का कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, हर एक काम में अभी नुकसान ही होगा। यही उनका परमानेंट व्यवहार बन जाता है। तो अभी फिर इस बात का सल्यूशन क्या है? उम्र के बढ़ने से ये सब कुछ तो होने वाला ही है, तो इसका सल्यूशन बताएंगे अभी हम आपको। सल्यूशन में सबसे पहले तो आप घर में बैठना छोड़ दीजिए। जब भी आपके पास समय मिलता है आप घर से बाहर निकलें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से बात करें। अगर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, वो आपको छोड़ के चलेंगे, तो आप उनके साथ कनेक्टेड रहें। आप उनको वीडियो कॉल करें, उनसे फ़ोन पे बात करें। और सबसे ज़रूरी है कि आपका जो मिड लाइफ क्राइसिस है, जिसको हम 40
ईयर्स की एज में कहते हैं कि आदमियों में मिड लाइफ क्राइसिस आता है। तो इसमें आप तनाव, आत्म संदेह, ऊर्जा की कमी को कम करने के लिए हमेशा आप अपनी एक्सरसाइज की रूटीन तैयार करें। इसमें आप मॉर्निंग या इवनिंग में नियमित व्यायाम करना शुरू करें, अपनी एक्सरसाइज करना शुरू करें। हो सके तो आप जिम भी ज्वाइन करें, नहीं तो घर में ही कुछ वेट लिफ्टिंग ट्रेनिंग शुरू करें। 40 की उम्र के बाद रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। इससे आपका मसल लॉस कम रहता है और आपकी हड्डियों में ताकत बनी रहती है। जिम पर जाने से आपको नए नए लोगों से आपका मेल जोल बढ़ता है, जिस मेल जोल बढ़ने से आपको नई ऊर्जा मिलती है और बातचीत करने से आपका जो घर से काम और काम से घर वाला जो लाइफ साइकिल है वो सर्कल जो टूटता है और आपको अलग से कुछ बातचीत करने का मौका मिलता है। और सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंस एक्सरसाइज की होती है, एक्सरसाइज के साथ आपकी बॉडी में केमिकल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जिससे आपके इमोशंस रीसेट हो जाते हैं और आप दोबारा से अपनी लाइफ को एक नए सिरे से चलाने के लिए हर रोज रेडी होते हो। आप ऊर्जावान हो जाते हो और एक्सरसाइज के दौरान आप अपने नए गोल्स और उद्देश्य सेट करते हो। इन उद्देश्यों की वजह से आपको हर रोज एक नई आत्मविश्वास मिलती है और जिससे आपका डिप्रेशन और एंजाइटी क्योर होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा एक्सरसाइज करने से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो भी बढ़ता रहता है और इससे आपका मसल लॉस कम हो जाता है और बोन डेंसिटी बढ़ जाती है, जिससे आप लंबी उम्र तक फिजिकली फिट रहोगे। और आपने देखा भी होगा कि वेस्टर्न कल्चर के जो गोरे लोग होते हैं वो बहुत एक्सरसाइज करते हैं और 80 साल 90 साल तक भी वो फिट रहते हैं, क्योंकि वो एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। कुछ लोग तो बुढ़ापे में मैराथन भी रन करते हैं, क्योंकि उनको मालूम होता है कि 40 के बाद थकान जल्दी महसूस होती है, इसलिए नियमित एक्सरसाइज से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। और हार्मोन का जैसे हमने पहले ही बताया है, जिसके बढ़ने से आपका मूड और ताकत बहुत बढ़िया रहती है। एक्सरसाइज करने से आपका हार्ट, डायबिटीज़ और ओबेसिटी का खतरा भी कम रहता है, नींद भी अच्छी आती है, मेंटल हेल्थ बहुत बढ़िया हो जाती है, नकारात्मक सोच जो होती है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि एवरी डे आपके पास एक नया उद्देश्य होता है। आपके पास आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर रोज़ बढ़ती है जब आप एक्सरसाइज करते हो। एक्सरसाइज करने के बाद आपका एक उद्देश्य होता है कि आप इसको इंक्रीज़ करेंगे, तो इससे आपको एक मिड लाइफ क्राइसिस से दूर रहने का एक बहुत ही बढ़िया कारण मिल जाता है। तो आपको नियमित तरीके से एक्सरसाइज करते रहना है। इसके अलावा आप अपने जीवन में मेडिटेशन या आप कुछ रिलीजियस कार्य में भी अपना योगदान देना शुरू करें, क्योंकि रिलीजियस कार्य करने से, जैसे मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद में जाने से आपका तनाव और चिंता कम हो जाती है, क्योंकि आपको महसूस होना शुरू हो जाता है कि भगवान आपके अंग संग है। वो आपको हर तरह की कठिनाइयों से निकाल लेगा और किसी भी प्रॉब्लम में फंसने नहीं देगा और हमेशा आपका ध्यान रखेगा। इसलिए हर रोज़ आपको 15 से 20 मिनट भगवान की उपमा का उच्चारण करना चाहिए और जो आपके बस में नहीं है उसको भगवान पर छोड़ देना चाहिए, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। इसी से आपका डिप्रेशन, एंजाइटी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग चिंता करते रहते हैं, लेकिन चिंता करने से किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं निकलता। इसलिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए और भगवान का उच्चारण करना चाहिए। भगवान की महिमा का उच्चारण करने से मन शांत होता है, दिमाग की भागदौड़ कम हो जाती है, जिससे स्ट्रेस और एंजाइटी घट जाती है। 40 की उम्र में मूड स्विंग आम होते हैं। मेडिटेशन करने से आपका भावनाओं पर नियंत्रित हो जाता है और मन आपका स्थिर हो जाता है। नींद भी बढ़िया आनी शुरू हो जाती है। ध्यान करने से व्यक्ति खुद को बेहतर समझता है, उसको लगता है कि वो एक अच्छी सोच वाला और अच्छी जीवन शैली वाला व्यक्ति है और उसको अच्छी तरह से ही बनाए रखने में हर तरह की कोशिश करेगा। इससे वो खुद तो अच्छा बनेगा ही और साथ में दूसरों को भी अच्छा बनने की और भगवान की उपमा करने की सलाह देता रहेगा और अपने आप को डिप्रेशन और एंजाइटी वाली खतरनाक बीमारियों में नहीं आने देगा।
भगवान का उच्चारण करने वाले व्यक्ति का मन शांत हो जाता है और उसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो बेहतर हो जाती है। वो जिसके काम को भी हाथ लगाता है वो काम सही तरीके से करता है और इससे उसको कैरियर में सफलता मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और ऐसा करने से कोर्टिसोल हार्मोन जो कि स्ट्रेस हार्मोन है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि भगवान का नाम लेने से आपकी अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है और मानसिक शांति बढ़ती है। इसके अलावा आप छोटे छोटे जो घर के काम हैं वो करते रहें, अपने आप को बिजी रखें, व्यस्त रखें, क्योंकि अपने आप को व्यस्त रखने से आपको अन्य शन्य चीज़ों को सोचने की और अपने आप से बातें करने का समय नहीं मिलेगा और आपका दिमाग जो है आपके काम में लगा रहेगा और इससे आप अपने डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं। क्योंकि देखा गया है कि ज़्यादातर डिप्रेशन के जो मरीज हैं वो बैठा रहते हैं, सारा दिन कुछ काम नहीं करते, सोचते रहते हैं, अकेले बातें करते रहते हैं, तो इससे उनका डिप्रेशन और बढ़ जाता है, कम नहीं होता। इसलिए आप अपने आप को छोटे छोटे कामों में, कुछ ड्राइंग करने में, कुछ नई स्किल लर्निंग करने में व्यस्त रखें और हर एक आपको नई स्किल जो होती है वो आपको एक नई खुशी देगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगी और इसके अलावा आपको मेंटली भी स्ट्रॉन्ग करेगी। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम इस लेवल से थोड़ा ऊपर बढ़ गई है तो फिर आपको साइकेट्रिस्ट से बात ही करनी पड़ेगी। वे आपको कुछ मेडिसिन दे सकते हैं, कुछ डॉक्टर आपको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दे सकते हैं। इस थेरेपी में डिप्रेशन, एंजाइटी, सोशल एंजाइटी, फोबिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आदि इंक्लूड होते हैं। इस थेरेपी से आपको अपना स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है।